हार्टली ऑसिलेटर कर रहे थे ना। देखो, इसका सर्किट डिजाइन भी ड्रॉ किया था वो ऐसा। देखो, ये कंप्लीट डिजाइन है हार्टली ऑसिलेटर का। ये यहाँ का जो फीडबैक सर्किट है वो ये सर्किट फीडबैक सर्किट है। इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। ये आपका फीडबैक सर्किट हुआ। ये हुआ थोड़ा सा यहाँ फीडबैक सर्किट, और इसका स्पेशल नाम है टैंक सर्किट या फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग सर्किट। देखो, ये कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इतना ऐसा जरूरी नहीं है, फिगर दिखा दो आप यहाँ पर और इसको लैंग्वेज में लिखना कि R1 एंड R2 आर बाइसिंग रेसिस्टेंस। यहाँ RFC का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक कॉइल। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक कॉइल। देखो, और ये जो फीडबैक सर्किट है इसमें ये दो इंडक्टर L1 L2 और ये कैपेसिटर C LC सर्किट है ये। तो कंस्ट्रक्शन को आप कर देना, थोड़ा दो चार लैंग्वेज लाइन डिस्क्राइब कर देना कंस्ट्रक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ पर मेन बात सब देखो, ये जो फीडबैक सर्किट है इसको पर्सनली हम लोग को दिखाना होता है। आपको मेनली इसमें बोलता है फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन डिराइव करने। ये जो सर्किट है किस फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। पिछला में भी RC फेज शिफ्ट में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी ओमेगा का ही एक्सप्रेशन डिराइव किया था। कोई भी ऑसिलेटर जो डिस्क्राइब करना है उसमें मेन काम आपको उस फीडबैक नेटवर्क के द्वारा किस फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म क्रिएट होगा उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना, यही मेन चीज है यहाँ का। ऐसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस करते हो आप। तो ये यूनिट तो समझ रहे हैं कि ऑलवेज हम लोग NPN ट्रांजिस्टर लेंगे और वो फिक्स्ड बाइसिंग में लेंगे। फिक्स्ड बाइस, ये R1 R2 बाइसिंग रेसिस्टेंस हुआ। लेकिन यहाँ पर RC होता था, कैपेसिटेंस इन कलेक्टर सर्किट, रेसिस्टर इन कलेक्टर सर्किट RC। लेकिन यहाँ पर एक इंडक्टर यूज कर रहे हैं हम लोग। इस इंडक्टर को रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक कॉइल बोलते हैं।
और सब कंस्ट्रक्शन सेम है। हाँ, एक जो मॉडिफिकेशन हम लोग यहाँ ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर लगाते हो, फिर यहाँ भी एक कपलिंग कैपेसिटर लगाते हो इस जगह बेस टर्मिनल में, तो वो चीज यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है आपको। ये कपलिंग कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है। कपलिंग कैपेसिटर लगाने की जरूरत तब पड़ता है जब इसमें कोई एसी सिग्नल, कोई एसी सोर्स कनेक्ट करते हो आप। यहाँ तो कोई एसी सोर्स नहीं है, एसी सोर्स तो नहीं है यहाँ पर कोई। यहाँ तो नॉइज सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है, यहाँ तो मेन काम ही है एसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो जनरली ये जो कपलिंग कैपेसिटर सब की बात किया था वो तब यूज करते हैं जब कोई अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट होना होता है, उसको एम्पलीफाई करना होता है। यहाँ तो कोई एक्सटर्नल सोर्स आप कनेक्ट कर नहीं रहे हो, कोई एसी सोर्स। ये कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत इतना बात कंस्ट्रक्शन में, और मेन काम यहाँ पर करना है हम लोग को। उस फीडबैक सर्किट को देखो हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। इस फीडबैक सर्किट को जो ड्रॉ करने का मेरा स्टाइल है वो ऐसा, देखिए ये कोलेक्टर सर्किट का करंट, मान लो इधर से करंट, इस करंट को आईसी से डिनोट करते हो, और ये तो बेस वाला सर्किट है, इस करंट को आईबी से डिनोट करते हो। लेट करंट, समझ गए ना? कंस्ट्रक्शन को समझ रहे हो ना? एग्जाम तो अभी देना नहीं कि कुछ लैंग्वेज लिखना है, अब बात समझे। ये डिजाइन हुआ हार्टली ऑसिलेटर का, यही आपका फीडबैक नेटवर्क है यहाँ पर, और सब बात तो पहले से भी जानते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ जो कपलिंग कैपेसिटर होता था वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये R1 R2 बाइसिंग रेसिस्टेंस हुआ, और यहाँ पर जो RC रखते थे उस RC की जगह एक इंडक्टर, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक कॉइल बोला जाता है। देखो, लेट करंट इन आउटपुट, आउटपुट करंट IC, कॉमन इमीटर में जो ट्रांजिस्टर को रखते हैं तो आउटपुट करंट IC होता है, एंड इनपुट करंट IB होता है, एंड इनपुट करंट इज IB। अच्छा, अब एक और बात, यदि एक हम लोग H पैरामीटर पढ़ा था तो उसमें एक फॉरवर्ड करंट गेन पढ़े थे, फॉरवर्ड करंट गेन, उसको HFE से डिनोट किया गया था, एक फॉरवर्ड करंट गेन। ये H पैरामीटर्स जब देख रहे थे ट्रांजिस्टर का, यहाँ पर H पैरामीटर्स के टर्म्स में ही सॉल्व करना है आपको। फॉरवर्ड करंट गेन, इसको डिनोट किया गया था HFE से, HFE। और ये क्या था? आउटपुट करंट बाई I2 बाई I1, उसको IC बाई IB लिख सकते हो आप। इसलिए यहाँ पर जो IC हो गया, आउटपुट का जो करंट हुआ वो हुआ IB इंटू HFE, IB इंटू HFE, ये आउटपुट सर्किट का करंट हुआ। और ये करंट डाल रहे हो आप फीडबैक नेटवर्क में, उतारो इसको। कंस्ट्रक्शन को लैंग्वेज में 2-4 लाइन छोड़ लो, आप अपने से मेंशन कर देना कि R1 here we take an NPN transistor in common emitter configuration where R1 R2 is biasing resistance, and in place of RC we take a radio frequency choke coil, रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक कॉइल, एंड कपलिंग कैपेसिटर C1, यहाँ C2, और यहाँ पर बाईपास कैपेसिटर। इस सब को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं, क्योंकि वो सब का एप्लीकेशन तब होता है जब आप कोई बाहर से अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट किए होते, वो हो नहीं रहा है। यहाँ कोई बाहर से कोई अल्टरनेटिंग करंट सोर्स कनेक्ट नहीं कर रहे हैं,
इसलिए उस कैपेसिटर की जरूरत नहीं है कपलिंग कैपेसिटर का, बस डायरेक्ट एक फीडबैक नेटवर्क, और ये फीडबैक नेटवर्क इस तरह से कनेक्टेड, ये है हार्टली ऑसिलेटर। देखो ये सब की जरूरत पड़ता है जब आप इन्वर्टर बनाएंगे, यूपीएस बनाएंगे, तो वो सब में ये सब सर्किट सब का डिजाइन करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर बनाएंगे तो चलो, तो ये मेन चीज समझो, मैथमेटिक्स समझो, इसका ओमेगा का एक्सप्रेशन निकालना, ये फीडबैक नेटवर्क किस फ्रीक्वेंसी का वेव, साइनोसॉइडल वेव आउटपुट में देगा, इसको फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग सर्किट भी बोलते हैं, फीडबैक सर्किट को। और इस L1 L2 और C का वैल्यू को एडजस्ट करके आप जितना फ्रीक्वेंसी का आउटपुट वेव फॉर्म चाहोगे वो निकाल सकते हो। इसलिए हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं ओमेगा के लिए जो डिपेंड करे ये इस पैरामीटर L1 L2 एंड C पर। जैसे वहां RC फेज शिफ्ट में जो ओमेगा आया था वो R और C पर डिपेंड किया था, फीडबैक नेटवर्क का पैरामीटर पर डिपेंड किया था ओमेगा। थोड़ा बहुत तो वो आउटपुट वेव फॉर्म का फ्रीक्वेंसी ये ट्रांजिस्टर भी डिसाइड करेगा, लेकिन वो तो एक फिक्स्ड ओमेगा देगा आपको ट्रांजिस्टर, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कैसा ओमेगा चाहिए वो उसके लिए ये इसका वेरिएबल पर डिपेंड करवा रहे हैं हम लोग ओमेगा को, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये टर्म समझो आप, यहाँ आउटपुट करंट IC, कलेक्टर करंट और इनपुट करंट IB, ये बेस टर्मिनल है। कॉमन इमीटर में इनपुट IB होता है और आउटपुट IC होता है कॉमन इमीटर का। तो एक करंट गेन डिफाइन करते थे हम लोग IC बाई IB, करंट गेन आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, और इस बात को H पैरामीटर के टर्म्स में इस करंट गेन को डिनोट करते थे HFE, फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर, ये नाम था इस HFE का। इसलिए IC बराबर IB इंटू HFE। उतार लिया इसको। और फीडबैक नेटवर्क को हम लोग दिखाते हैं अब यहाँ पर। इसका कुछ टर्मिनल का यदि नाम दे दे A यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये B टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल है, और ये L1 को देखो, गौर करो, L1 तो ये बेस टर्मिनल से कनेक्टेड है। L1 ये जो इंडक्टर है वो ऐसे देखिए, ये दो इंड आया और ये बेस से कनेक्ट कर दिया हम लोग, यानी L1 को बेस से कनेक्ट किए हुए हैं। और ये जो टर्मिनल है A, इस टर्मिनल A से करंट आ रहा है IC अमाउंट का, और ये L2 और C, ये जो दोनों कैपेसिटर है, यदि हो सके तो एक पॉइंट का नाम आप यहाँ पर दे देते हो, सपोज करो यहाँ पर नाम एक पॉइंट का H दे दें, तो L2 और A के बीच एक, L2 और A के बीच एक पॉइंट, ये L2 पॉइंट है और H है और L1 है ना, ये पॉइंट आपका H है, ये पॉइंट L2 और A के बीच, और उसके बीच देखो एक करंट आया है, देखिए पॉइंट H और पॉइंट A के बीच एक ये करंट आया, इधर से करंट आया, ये अब बीच में एक L2 है, तो आप ऐसे देखो L2 और A के बीच एक करंट सोर्स आया, और ये बीच में फिर L2 है, फिर
ए और इस टर्मिनल के बीच एक कैपेसिटर है। ये टर्मिनल आपका यहाँ पर देखो, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल बी, ये बी है, तो यहां से यहां तक ये भी बी, यानी ए और बी के बीच एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। यानी देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इसके बीच ये ए है तो ये भी ए ही हुआ। ए और बी के बीच एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये कनेक्शन जो इस तरह से दिखा रहे हैं उसको हम लोग, वही चीज है यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ। और ये आईसी, थोड़ा ये टर्म कितना को समझ में आ रहा है, वही चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं। यदि प्रॉब्लम है तो दो चार को पॉइंट का नाम दे दिया और उस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखो, तो जैसे वहां पर कनेक्टेड है, जिस दो पॉइंट के बीच जो कुछ भी वहां कनेक्टेड है, वैसा ही कनेक्शन यहाँ पर भी है। फिर से समझा देना इसको, कनेक्शन को। देखो, हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। इस टर्मिनल का नाम ए रखा, इस टर्मिनल का नाम एच रखा और इस टर्मिनल का नाम बी रखा, ठीक है। और ये बेस वाला टर्मिनल है, ये भी बी, ये बी है तो इसलिए ये भी बी होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कुछ नहीं है। तो जब दो पॉइंट के बीच कुछ नहीं हो तो दोनों पॉइंट का सेम नाम रखा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो कहां से स्टार्ट करें, मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक करंट आया, इसको घेर के करंट सोर्स यहां डाल दिया, ये आईसी डाल दिया। अब ये टर्मिनल का नाम ए, तो फिर ए और बी के बीच एक कैपेसिटर है। तो देखिए, ये पॉइंट ए, तो ये भी पॉइंट ए ही हुआ, क्योंकि इस दोनों के बीच कुछ नहीं है। और यहाँ बी है तो ए, और ये बी है तो ये भी बी ही हुआ, ये भी बी ही हुआ। तो ए और बी के बीच एक कैपेसिटर है, ए और बी के बीच एक कैपेसिटर है इधर से, ठीक है। फिर एक पॉइंट ए और ये पॉइंट एच, ए और एच के बीच एक इंडक्टर है और एक ये सोर्स भी है, ये सोर्स करंट सोर्स। ए से एच तक जाओगे तो एक करंट सोर्स है और एक इंडक्टर है। तो आप देखो, ए से एच तक आओगे, ए से एच तक एक करंट सोर्स है, और एक इंडक्टर है। एक करंट सोर्स, ए से एच के बीच में करंट सोर्स भी है और एक इंडक्टर भी है, L2। और इस इंडक्टर का एक इंड देखिए, इस इंडक्टर का एक इंड अर्थ से कनेक्टेड है, इस L2 इंडक्टर का एक इंड अर्थ से कनेक्टेड है। और एक इंड इस इंडक्टर का कैपेसिटर के प्लेट से, तो देखो इधर से आओ, इधर से आओ कि इस इंडक्टर का एक इंड इस कैपेसिटर प्लेट से भी कनेक्टेड है और ए से भी कनेक्टेड है, कैपेसिटर प्लेट से भी कनेक्टेड है। और देखिए, कैपेसिटर का एक प्लेट और इंडक्टर का एक इंड दोनों ए से कनेक्टेड है। यहां भी वैसा बात है, इस इंडक्टर का एक इंड और कैपेसिटर का एक प्लेट ये ए से कनेक्टेड है। फिर L1 को देखो आप, L1 का एक इंड H से कनेक्टेड, तो यहां देखिए L1 का एक इंड इधर से आइए तो ऐसे आइए तो ये H से कनेक्टेड, और एक इंड इस इंडक्टर L1 का B से कनेक्टेड, एक इंड इस इंडक्टर का B से कनेक्टेड। तो वही सर्किट को यहां पर रीड्रॉ कर रहे हैं, बस एक करेक्शन यहां ये कर रहे हैं हम लोग, ओनली कि ये जो करंट आईसी आ रहा है, इस यहां पर एक सोर्स डाल दिया जिसको करंट सोर्स बोलेंगे, उसका वैल्यू आईसी, इसको करंट सोर्स बोला जाता है। इसका थोड़ा यूज है यहाँ पर, इसका एगो टेक्निक या अभी जरूरत पड़ेगा हमको, इसको मिटा लेते हैं। अब इसका काम हो गया, इस सर्किट के बदला में यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हम लोग। हाँ, एक बात और यहाँ देखो, ये जो बेस टर्मिनल है ये जा रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर, तो यहाँ पर एक इनपुट इंपीडेंस डिफाइन होता है। ट्रांजिस्टर का इनपुट सर्किट का अपना एक इंपीडेंस होगा, यानी इस टर्मिनल के बीच एक इंपीडेंस होगा, इसको HIE से डिनोट करते हैं। ये ट्रांजिस्टर के बदला में एक रेसिस्टर,
आप अपने फीडबैक नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो यहां पर ट्रांजिस्टर से। ये फीडबैक नेटवर्क यहां पर कनेक्ट हो रहा है किससे? ट्रांजिस्टर से इनपुट में आके। तो ट्रांजिस्टर को आप एक एज ए इक्विवेलेंट इंपीडेंस मान लो जिसका वैल्यू एच आई, ये एच आई को इनपुट इंपीडेंस बोलेंगे। कितनी जरूरी बात है। देखिए ट्रांजिस्टर के आउटपुट को एक करंट सोर्स माना हमने यहां पर। ट्रांजिस्टर का आउटपुट को ये एक करंट सोर्स, यहां से जो करंट आ रहा था आईसी वो इस सर्किट में जा रहा था। तो हम यही समझेंगे ना कि ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट हुआ एक करंट सोर्स हुआ जो इस सर्किट को करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर के आउटपुट को ये माना करंट सोर्स, और ट्रांजिस्टर का इनपुट को एक इंपीडेंस मानते हैं हम लोग, जिसको एच आई से डिनोट कर रहे हैं। ये एच आई हो गया इनपुट इंपीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये एच पैरामीटर के टर्म्स में इसको ऐसे डिनोट करते थे, इनपुट इंपीडेंस। देखिए ये पूरा ऑसिलेटर सर्किट, ये पूरा सर्किट जो था आपका ट्रांजिस्टर फीडबैक, उस सब को क्या किया हम लोग, एक इक्विवेलेंट एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया उसके लिए। पहले भी एक जगह जब हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग किए थे ऐसा काम, होल ट्रांजिस्टर सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू ए सर्किट इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। याद करो। इस टाइप का सर्किट कभी नहीं ड्रॉ किया था हम लोग, इस टाइप का सर्किट ड्रॉ किया था ना। सर किए थे। हाँ, तो होल सर्किट को ट्रांजिस्टर सर्किट हो या उसके साथ और भी कुछ हो, उसको हम लोग एक सिंगल सर्किट इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ है इसमें इंक्लूडेड, ट्रांजिस्टर इंक्लूड हो गया, फीडबैक सर्किट भी इंक्लूड हो गया इसमें। कैसे ट्रांजिस्टर कैसे इंक्लूड हो गया इसमें? ट्रांजिस्टर में दो ही चीज है ना कि इनपुट है, आउटपुट है। तो आउटपुट को हमने एक करंट सोर्स माना आईसी, ट्रांजिस्टर एक करंट आईसी दे रहा है, उसको करंट सोर्स आईसी माना, हो गया। ये आउटपुट हो गया ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो बिहेव करेगा फीडबैक सर्किट के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा। ये जो टर्मिनल था, ये एएच टर्मिनल, ये एएच टर्मिनल, ये आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर था and it behaves as input of feedback. Terminal A and H is the output of transistor. It behaves as input for feedback. और ट्रांजिस्टर के आउटपुट में क्या देख रहे हो? एक करंट देख रहे हो आईसी अमाउंट का, तो हो गया आईसी कनेक्ट कर दिया इसको करंट सोर्स। अब यहां पर आइए, यहां पर फीडबैक सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इनपुट साइड से, बेस टर्मिनल साइड से कनेक्ट कर रहे हैं फीडबैक को। यही तो होता है, फीडबैक का आउटपुट जो होता है ट्रांजिस्टर के इनपुट में आके कनेक्ट होता है फीडबैक का आउटपुट। तो ये टर्मिनल एक तरह से हुआ ट्रांजिस्टर का इनपुट, जबकि फीडबैक का आउटपुट हुआ ये टर्मिनल बी एच बोला जाए इसको। ये भी एच ही है, ये सब पॉइंट भी एच ही है, एच ही है ये सब पॉइंट। ये एच है तो ये भी एच है, ये भी एच है, क्योंकि इस सब के बीच कुछ नहीं है। तो
terminal B and H is the output of feedback, but input of transistor. Let input impedance of transistor is input impedance of transistor is HIE. इसलिए ट्रांजिस्टर का इनपुट इक्विवेलेंट इंपीडेंस इनपुट साइड से उस ट्रांजिस्टर का इंपीडेंस मान लिया HIE, इसलिए होल सर्किट हो गया ये। शॉर्टली बोला जाए, शॉर्टली इलेक्ट्रिकल सर्किट H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ हार्टली ऑसिलेटर, वो ये हुआ। इसके नीचे लिख दो, ये क्या है, ये हो गया H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट, H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ हार्टली ऑसिलेटर। अब सब काम सारा मैथमेटिक्स यहीं से करना है हम लोग को। सुनिए, एक चैप्टर है हम लोग का इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज पढ़ना। उसमें 3 गो थ्योरम पढ़ोगे, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम। सर्किट सॉल्व करने का टेक्निक है, तो वहां पर हम लोग को देखना ये सब डिफिनीशन, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एंड कन्वर्सन फ्रॉम करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स का कन्वर्सन। ये आसान बनाता है सर्किट सॉल्व करने का। तो एक टेक्निक बतला दे रहे हैं हम आपको, एक करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। ऐसा कोई सोर्स जो करंट प्रोवाइड करे और ऐसा कोई सोर्स जो वोल्टेज प्रोवाइड करे। तो करंट सोर्स को जनरली लोग, थोड़ा सा बेसिक बात जिसको यहाँ अप्लाई करना है सर्किट में, डिराइवेशन में, वो देख लीजिए वो बेसिक्स को। करंट सोर्स को ऐसे डिनोट करना है, ये करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें भी 2 टाइप का करंट सोर्स होता है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स, एक डिपेंडेंट सोर्स। तो ये साइन है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का। थोड़ा बेसिक जरूरत है यहां पर, इसके डिराइवेशन में जो होता है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और एक होता है डिपेंडेंट, जिसको ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। एरो देना बीच में, यही वोल्टेज सोर्स होता। तो वोल्टेज सोर्स में, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में ये प्लस माइनस का साइन देते हैं, प्लस माइनस का साइन। यदि करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हो तो इधर प्लस इधर माइनस। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और डिपेंडेंट में फिर ऐसा ही करना, बस अंदर में माइनस प्लस का साइन देना। वोल्टेज सोर्स में माइनस प्लस का साइन देना है, ये हुआ। फिर ये इसमें भी आता है, डिपेंडेंट वाले में इसमें आता है एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। यहां पर भी आता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये सब बहुत सारे टर्म है। यहां पर इससे मतलब नहीं है, यहां मतलब है करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, इससे मतलब होता है यहां।
कन्वर्सन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स एंड करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। इसको मिटा दें। मिटा दें सिंबल को। यस सर। देखो ऐसा है ना, कोई भी सोर्स होता है ना तो उसमें कुछ इम्पीडेंस होता है, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। जैसे करंट सोर्स है तो इस करंट सोर्स में कुछ रेसिस्टेंस होगा, उस रेसिस्टेंस को अलग करके लिखना, तो अलग करके उस रेसिस्टेंस को पैरेलल में लिखना, इस करंट सोर्स के पैरेलल में लिखना उसको। कोई भी एलिमेंट है तो ये आपका करंट सोर्स है। इसको वोल्टेज सोर्स में ले जाना होता है ना, ये ऐसे करते हैं हम लोग। यहां पर एक वोल्टेज सोर्स कर दो, यदि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में करना है और ये जो रेसिस्टर है इसको सीरीज में ला देना, ये कन्वर्सन। लेकिन मान लीजिए इसका करंट है आई और ये रेसिस्टर है आर, तो वोल्टेज सोर्स में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका वोल्टेज हो जाएगा आई इंटू आर और ये रेसिस्टर आर ही रहेगा। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब फिर यदि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में लेना है, इस रेसिस्टर को ले आना पैरेलल करंट सोर्स के पैरेलल। अब वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है उसमें आर से डिवाइड कर देना, तो कोई भी कन्वर्सन आप कर सकते हो। ए करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। ये आपके सर्किट को थोड़ा आसान बना देता है, सर्किट सॉल्व करने में, सीरीज पैरेलल ढूंढने में आसान हो जाता है। किरचॉफ्स लॉ नहीं लगाना होगा, सीरीज पैरेलल बना देगा। जो सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था उसको सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा, सर्किट सॉल्व हो जाता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इजीली निकल जाएगा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस देखना उस चैप्टर को जब करेंगे तो। इसका यूज है यहां पर देखिए, ये जो इंडक्टर है ना L2, इसको आप एक इंपीडेंस XL लिखोगे, XL। और ये सब बात भी याद रखना, यदि इंडक्टर है, इंडक्टर का इंपीडेंस को Z बराबर या ZL लिखते हैं, उसके इंपीडेंस को, इसको डिनोट करते हैं XL से। और यदि इसको J ऑपरेटर में लिखना है तो JL ओमेगा। यदि कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर के इंपीडेंस को ZC से डिनोट करना, और ये XC, और कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में इसको 1/J ओमेगा C। यदि इंडक्टर रेसिस्टर दोनों है, मान लो सीरीज में है इंडक्टर रेसिस्टर, ये XL है ये R है, इसका इक्विवेलेंट Z जो होगा R प्लस J ओमेगा L। L इसका इंडक्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस। यदि रेसिस्टर कैपेसिटर, ये सब चीज J ऑपरेटर मेथड हम लोग पढ़ते थे वहां पर इस तरह से। ये AC करंट के लिए, जब इस ब्रांच में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करे तब आप उसके इंपीडेंस को ऐसे लिखेंगे। ये सब कुछ बात जो अभी यूज करेंगे इसमें हम लोग। चलिए इसको मिटाते हैं हम। देखो इस सर्किट को ना कैसे लिखने जा रहे हैं देखा जाए। ये करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस करने जा रहे हैं। दिस करंट सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स, और इसका वोल्टेज कितना बोला, और ये जो इंपीडेंस है L2, इसको लेके चल जाएंगे सीरीज में। अभी ये टेक्निक बताया था हम,
जब भी करंट सोर्स लिखा जाता है ना तो उसका इंपीडेंस को पैरेलल में रखते हैं। अब वोल्टेज सोर्स जब लिखा जाता है तो उसके इंपीडेंस को उसके साथ सीरीज में रखा जाता है। ये सब मेथड है। वोल्टेज सोर्स का अपना इंटरनल इंपीडेंस को सीरीज में डालते हैं और करंट सोर्स का अपना इंपीडेंस को पैरेलल में रखते हैं। तो मान लो ये जो L2 है इसका इंपीडेंस है, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया और यहाँ तो एक कैपेसिटर था ही ऑलरेडी, यहाँ पर L1 था आपका, फिर इधर HIE था ट्रांजिस्टर का इंपीडेंस। इसको एक Z ऐसे डिनोट कर दो और HIE लिख दो। HIE वो ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपीडेंस। ये हुआ सर्किट। ये वोल्टेज कितना, ये वोल्टेज हो जाएगा, ये करंट है IC, तो वोल्टेज हो जाता है कितना, IC इंटू XL। अभी लिखे थे ना V बराबर IR। परेशान करेगा ये सब टर्म थोड़ा। एक तो 12 लेवल का इलेक्ट्रिक सर्किट सही नहीं रहता है, वोल्टेज करंट को रिप्लेस उपलेस करना, तोड़ना ओड़ना, तो वो चीज टफ बनाता है। यदि करंट पता है और इंपीडेंस पता है तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू इंपीडेंस IZ। ये जनरल AC सर्किट में ये सब पढ़े हो, वोल्टेज बराबर करंट इंटू इंपीडेंस। करंट की जगह IC, इंपीडेंस की जगह XL। इसको और अच्छा से लिखोगे इस IC इंटू XL को, तो IC का वैल्यू कितना था, HFE। IC का वैल्यू HFE इंटू IB था, पीछे किए हैं इसको। और XL का वैल्यू कितना, JL2 ओमेगा। JL2 ओमेगा। इस इंडक्टर से ये इंडक्टर का अपना इंपीडेंस JL2 ओमेगा ना, L ओमेगा होता है यस सर। JL ओमेगा, तो इसके लिए L का वैल्यू L2 डालेंगे। यस सर। क्या, यस सर। और IC का वैल्यू पीछे लिखे थे हम लोग, IC का वैल्यू IB इंटू HF ही लिखे थे। चलो, तो ये सब हुआ। और मान लो कि ये सोर्स इसमें करंट प्रोवाइड कर रहा है आपके सर्किट को I। ये सोर्स इस सर्किट में करंट प्रोवाइड कर रहा है I। तो ये इस वोल्टेज को डिनोट कर लो V0 से। ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज को V0 से डिनोट करो। तो यहां पर हम लोग क्या किया, यहां से यहां जाने में क्या किया, हियर करंट सोर्स जिसका वैल्यू था IC इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स मतलब ये V0 जिसका वैल्यू ये हो गया HFE IB JL2 ओमेगा। और मान ले कि ये वोल्टेज सोर्स इस सर्किट में एक नेट करंट I प्रोवाइड कर रहा है, तो ये I का वैल्यू कितना होगा, इधर मिटाते हैं। वोल्टेज सोर्स let this voltage source provide current I
करंट I in the circuit, ये I का वैल्यू कितना होगा, इस I का वैल्यू, तो ये तो होगा नेट इंपीडेंस ऑफ सर्किट, वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट इंपीडेंस। कोई भी सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, जैसे होता है ना कि एक बैटरी है और ये बैटरी के इधर बहुत सारे कॉम्बिनेशन किए हुए हो, मान लो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है, तो ये करंट कितना होगा, उसके लिए ये इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालेंगे ना, और इस वोल्टेज को उस इक्विवेलेंट V बाई जेड I बराबर V नॉट बाई जेड इक्विवेलेंट। क्या ये तो जनरल रूल है ना? यस सर। तो चले पहले हम लोग इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड करने इसका। ये नेट, हाँ तो पहले तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में बात लिख लें, I इक्वल टू V नॉट बाई जेड इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या होगा, तो देखो ये दोनों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस दोनों को एक सिंगल बना दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसको एक सिंगल इंपीडेंस में ले आओ, और फिर वो जो इंपीडेंस आएगा वो इस तीनों के साथ सीरीज में हो जाएगा। या आप ऐसे समझे, इस दोनों को एक बना दो, इस दोनों को एक, ये दोनों तो सीरीज में है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका वो वोल्टेज सोर्स है V नॉट, और इसको सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा ना, तो इसका इक्विवेलेंट एक सिंगल इंपीडेंस मान ले Z1, ये Z1 को लिख सकते हो आप, इसका तो हो जाएगा कितना, j⍵L2, इसका कितना हो जाएगा 1/j⍵C। आप दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में नेट इंपीडेंस ऐड होता है Z1 प्लस Z2, जैसे रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन, दो रेसिस्टर सीरीज में हो तो R1 प्लस R2, नहीं इसका अपना इंपीडेंस j⍵L2, इसका अपना इंपीडेंस 1/j⍵C, तो दोनों को जोड़ दिए तो वो इसका इक्विवेलेंट हुआ। अच्छा, यहां पर इसको Z2 नाम दे दें, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। आप Z2 का वैल्यू वहीं पर लिख लेना, हम अलग यहाँ जगह नहीं है, यहां पर लिख देना Z2 को। Z2 कितना होगा, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो रेसिस्टर R1 R2 यदि पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो इसका इंपीडेंस j⍵L2, वो तो H इंटू HI, ये हुआ R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी HIE प्लस j⍵L2, सॉरी L2 नहीं L1, ये हुआ Z2। हाँ सर। तो अब सुनो, तो हमने इस दोनों को एक बना दिया, इस दोनों को एक, अब वो दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये लास्टली ये हो गया इस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको एगो सिंगल इंपीडेंस मान लें तो ये हो जाएगा इसका Z
यही जेड इक्विवेलेंट हुआ जो Z1 प्लस Z2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और Z1 प्लस Z2 थोड़ा लंबा जा रहा है, तो चले अब सॉल्व करने। Z1 प्लस Z2 सॉल्व करने चलो, यही थोड़ा लंबा जाएगा सॉल्यूशंस। Z1 कितना था? Z1 था J ओमेगा L2 प्लस 1/J⍵C प्लस Z2 कितना आया? Z2 आया J⍵L1 इंटू HIE प्लस J⍵L1। अब एक सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉल्यूशन करने में थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। वो ये बुक सब में भी किया हुआ होगा। ये ऐसा एक एजम्पशन, लेट J⍵ इक्वल टू S, J⍵ को S मान लो। अब S के टर्म्स में चलो सॉल्यूशंस करने। तो अब जेड इक्विवेलेंट कैसा दिख रहा है? SL2 प्लस 1/SC प्लस SL1 HIE बाई HIE प्लस SL1। नीचे दिखाई नहीं दे रहा सर। नहीं दिखाई दे रहा है। अरे इक्विवेलेंट जेड जो आ रहा है आपको, वो SL2, J⍵ को हम लोग S माना, J⍵ को S, तो J⍵ को S माना तो SL2 प्लस यहां पर 1 बाय कितना SC प्लस यहां पर J⍵ को फिर S माना तो SL1 HIE डिवाइडेड बाय HIE प्लस SL1। ठीक तो है इतना। ये हुआ इक्विवेलेंट इंपीडेंस। अब चलो, अब आपको नेट करंट को, ये जो नेट करंट था I इक्वल टू V0 बाई E इक्विवेलेंट, इसके लिए सब कुछ रेडी है। नाउ करके फिर से आप ये लिख लेना इक्वेशन। नाउ I इक्वल टू, वो जो वोल्टेज सोर्स है वो आपके सर्किट को नेट करंट I प्रोवाइड करेगा, जो V0 बाई जेड इक्विवेलेंट। और V0 निकला था कितना? V0 निकला था HFE इंटू IB, और क्या था? एगो Z2 था ना, JL2 ओमेगा सर, JL2 ओमेगा, खाली J इंटू Z2 ओमेगा, JL2 ओमेगा। तो J⍵ को तो S मान लोगे, J⍵ को क्या मान लोगे? S। और ये नीचे में जेड इक्विवेलेंट, दैट इज ये इस दोनों को सॉल्व। चलो और आगे चले सॉल्व करने। लंबा सॉल्यूशन है, घबराना नहीं। 15 मार्क्स में पूछता भी है एक सिंगल क्वेश्चन। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा S² L2C
+1/SC प्लस SL1HI/HI प्लस SL1। अब फिर इसका और इसका एलसीएम लेंगे। अगला ऊपर करते हैं हम लोग। फिर इस दोनों का एलसीएम लोगे तो और ये ऊपर चला जाएगा, फिर इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना चला हो जाएगा। दैट इज ये हो जाएगा I इक्वल टू HFE IB SL2, ये तो है ही, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा। दैट इज SC इंटू HIE प्लस SL1। और नीचे क्या सब होगा सो देखो, ये दोनों जब एलसीएम हुआ तो इसमें इतना से मल्टीप्लाई और इसमें इतना से मल्टीप्लाई। दैट इज ये S² L2C प्लस 1 इंटू HIE प्लस SL1, ये HIE है, प्लस SL1, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये यहां हो जाएगा प्लस S² CL1HIE। इसको नीचे वाले को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई, HFE IB SL2, इसको ना S² तो लिख दो, C इंटू HIE प्लस SL1। इसको मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही छोड़ना, ये बाद में कट जाता है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये यहां करेंगे मल्टीप्लाई तो ये HIE S² L2C, इससे किया तो फिर उससे किया तो फिर ये SQ L1 L2C, फिर इसका इससे करेंगे, इसका इससे किया, इसका इससे करेंगे तो प्लस HIE प्लस SL1, और ये फिर प्लस S² CL1HIE। इसमें ना और इसमें L1 प्लस L2 और सब कुछ कॉमन, HFE IB S² L2C HIE प्लस, देखो फाइनल एक्सप्रेशन ना हम लोग को ये एम रखना, उतना आ गया तो ठीक है। हम लोग डेरिवेशन में ये जो ओमेगा का वैल्यू निकालना है ना, ये आना चाहिए 1/√L1 प्लस L2 इंटू C। 2π भी रहेगा, F में 2π ना, ओमेगा में थोड़ी 2π रहेगा। इतना आना चाहिए, ये है फाइनल एक्सप्रेशन ओमेगा का, वो डिराइव करना हम लोग को। तो देखो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ऊपर वाला उतार रहे हैं ना, ठीक है। डिवाइडेड यस सर। और इसमें और उसमें हम लोग S² CHIE ये सब कॉमन कर लो, अंदर में L1 प्लस L2 उतार दीजिए। एक तो ये बचा SQ L1 L2 C, अब प्लस ये कहाँ गया, हाँ प्लस HIE प्लस SL1, ठीक है। ये हुआ I का वैल्यू। अब सुनो, ये जो देखो ये था ये L2 था, उस सर्किट को थोड़ा याद कर रहे हैं। इधर ये कैपेसिटर था, फिर इधर L1 था ये, और फिर इधर तो HIE था। तो ये बेस करंट तो ये था IB,
ये बेस करंट IB, और ये था एक इम्पीडेंस, ये एक इम्पीडेंस था HI, इधर से आ रहा था I। अब इसका करंट यहां पर देखो, ये जो करंट I आया उसमें से कितना इधर जाएगा, इधर कितना जाएगा, वही IB होगा। IB का वैल्यू यदि कोई I के टर्म्स में निकालना चाहेगा, यहां पर IB इन टर्म्स ऑफ I, तो देखो एगो ये तो सिंपल 12 में समझे होंगे कि ऐसा वाला टेक्निक याद करो आप। ये मान लो R1 है, ये R2 है, और इधर से करंट आया I, इधर का करंट निकालना था ना I1, तो ये R2 I बाय R1 प्लस R2, और इधर का करंट निकालना है तो R1 I बाय R1 प्लस R2। उल्टा बात, यदि करंट इधर का निकालना है तो ऊपर पर ये रेसिस्टेंस यूज करना, और टोटल करंट बाय टोटल रेसिस्टेंस, ये सब टेक्निक 12 में सीखे होंगे। यदि इधर का करंट निकालना है R2 तरफ का, नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है ना, यदि इधर का करंट निकालना है तो ऊपर पर ये रेसिस्टेंस यूज करोगे R1 वाला, R1 इंटू नेट करंट बाय R1 प्लस R2, ये टेक्निक होता था। वही टेक्निक हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। देखो, यदि इधर का करंट निकालना है तो ऊपर पर ये इंपीडेंस यूज करोगे, ये इंपीडेंस बाय टोटल इंपीडेंस इंटू नेट करंट। इधर का निकालना है करंट तो ऊपर ये इंपीडेंस यानी j⍵L1 इंटू टोटल करंट बाय टोटल इंपीडेंस यानी HI प्लस j⍵L1। ये फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, जब दो एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हो और एक करंट देने गए तो टूटेगा, दोनों रास्ता में जाएगा। ये जो करंट गया वो इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा, उसके लिए एक सिंपल रूल होता था ये। यदि इधर का करंट निकालना है तो ऊपर इसका रेसिस्टेंस लो इनटू नेट करंट बाय नेट इंपीडेंस, तो ये हुआ IB। और I1 का I का वैल्यू यहां अभी अभी निकालें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दे। ये j⍵ को भी S मानते हुए इस j⍵ को भी S मान लो, और ये I का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुट I, ये IB बराबर ये SL1, तो ये हो जाएगा I का वैल्यू डाल रहे हैं इतना, ये S पहले लिख लो, ये L1 लिख लो, और I की जगह इतना करो, दैट इज ये पहले ऊपर में लो, HFE IB S² L2C इंटू HI प्लस SL1, और ये तो नीचे चला जाएगा और ये भी नीचे में। पहले इसको लिख दो नीचे में, इसको नीचे में लिखोगे पहले HI, ये तो S लिखते हो, इसको तो S लिखते हो, SL1 इंटू, और ये भी रेशियो तो नीचे ही आएगा ना। I की जगह ना पुट कर रहे हैं, यहाँ I की जगह इतना पुट करें तो ये टर्म भी तो नीचे ही आएगा, तो ये नीचे हो जाएगा इतना, S² HI इंटू L1 प्लस L2 प्लस SQ L1 L2C प्लस HIE प्लस SL1।
और ये वाला कट जाएगा। इसमें आई का वैल्यू डालें, वो सेंटेंस हम लिख दिए थे। ये कैंसिल और ये एस क्यू। अच्छा ये आई बी भी काट दो, यहां 1 बचा। ये एस क्यू L1 L2 HFE C बाई इतना S स्क्वायर CHI इंटू L1 प्लस L2 प्लस SQ L1 L2 C प्लस HIE प्लस SL1। ये हुआ। सुनिए, अब S की जगह आप डालो जो सब्स्टिट्यूट करते किए थे J ओमेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखते हुए, ये ध्यान रखते हुए, S माना था आप J ओमेगा को, तो जहां S स्क्वायर होगा वो तो J स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और J स्क्वायर -1 यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर डालना। और जहां S क्यू होगा, S क्यू मीन्स J क्यू ओमेगा क्यू, दैट इज J स्क्वायर इंटू J ओमेगा क्यू, और J स्क्वायर -1 तो ये माइनस J ओमेगा क्यू। ये सब सब्स्टिट्यूट कर समझते हुए S का वैल्यू इसमें डालने चाहेंगे हम लोग, और सारा इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को अलग अलग करेंगे। ये पर्पस है, तो वो काम करने चलो। J की जगह इतना, ये सब S बराबर इतना माना था, जहां S स्क्वायर होगा वहां माइनस ओमेगा स्क्वायर, जहां S क्यू होगा वहां माइनस J ओमेगा क्यू। तो यहां तो पहले ऊपर पर S क्यू है, S क्यू की जगह माइनस J ओमेगा क्यू, L1 L2 HFEC, यहां पर S स्क्वायर, तो S स्क्वायर की जगह तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर CHIE इंटू L1 प्लस L2, और यहाँ एस क्यू की जगह माइनस J ओमेगा क्यू L1 L2 C, और यहाँ पर प्लस HI प्लस S मीन्स J ओमेगा L1। J वाला टर्म कहाँ कहाँ आया, ये दोनों आया, और एगो रियल आया, तो रियल वाले को एक जगह करेंगे, मिटावे ऊपर। रियल को एक जगह करो, इमेजिनरी को एक जगह करो। रियल वाला एक तो ये है, और एक 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 ये है बस, यानी HIE माइनस ओमेगा स्क्वायर CHI इंटू L1 प्लस L2, और ये प्लस J लेते हो, प्लस J, तो फिर इसके अंदर हो जाएगा ओमेगा क्यू L1 प्लस L2 C प्लस माइनस सॉरी प्लस J लिए तो पहले ये लिखना चाहिए ओमेगा L1 और माइनस ओमेगा क्यू L1 L2 C। इसमें रियल एंड इमेजिनरी को सेपरेट किया। अब इसके कंजुगेट से चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने।
देखिए इतना प्लस जे इतना है तो माइनस से मल्टीप्लाई, इतना माइनस इतना से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो एक तो ऊपर पर माइनस जे ओमेगा क्यू L1 L2 HI इंटू सी ऑलरेडी है ही, और मल्टीप्लाई करना इसका कंजुगेट यानी यहाँ माइनस रखते, दैट इज ये हो जाएगा HIE माइनस ओमेगा स्क्वायर CHIE एक टर इंटू L1 प्लस L2, और इसमें फिर माइनस जे इंटू इतना। और नीचे तो आप समझ रहे हो कि जो होगा होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, होगा इतना स्क्वायर माइनस उतना स्क्वायर। लेकिन अब सुनिए, और इधर है 1, इधर 1 है, इधर 1, ध्यान देना, लेफ्ट साइड 1 है, तो लेफ्ट साइड कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, जबकि राइट साइड इमेजिनरी टर्म आ रहा है। तो वो इमेजिनरी का कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट खाली इमेजिनरी टर्म सेलेक्ट कर ले, इसमें से कैसे आएगा, और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि LHS ओनली रियल है। सिंस LHS इज रियल, इसलिए ये इमेजिनरी टर्म सेलेक्ट करें इसमें से हम लोग। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो जे आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो जे नहीं आएगा, क्योंकि ये जे और ये जे स्क्वायर जो -1 हो जाएगा, समझे? यस सर। खाली हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, इसको उससे करेंगे तो कोई तो रियल दे देगा आपको, खाली इमेजिनरी लेना है और उसको 0 से इक्वेट करना है। तो ये इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट कितना, ऐसे लिखो, सिंस LHS इज रियल hence coefficient of imaginary in RHS must be 0। तो बताओ तो RHS का इमेजिनरी का कोएफिशिएंट कौन होगा, इतना इंटू इतना होगा, खाली कोएफिशिएंट लेना है, जे नहीं लेना है, जे का कोएफिशिएंट लेना है आपको, यानी ये हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यू इंटू L1 L2 HIEC इंटू इतना HIE माइनस ओमेगा स्क्वायर C HIE इंटू L1 प्लस L2। आप ये भी तो डिवाइड करोगे ना, तो ये तो हम लोग सॉल्व किए नहीं, कितना होगा ऐसे ही लिख दो। इसको इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। अरे RHS का खाली जे का कोएफिशिएंट इमेजिनरी टर्म देखिए, उस इमेजिनरी का कोएफिशिएंट को 0 करना है। LHS में इमेजिनरी है नहीं, जबकि RHS में इमेजिनरी आ रहा है, तो उसको भी 0 करना पड़ेगा। तो ये होगा जे का कोएफिशिएंट RHS में। देखो ये, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे बचेगा, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे नहीं बचेगा, जे स्क्वायर हो जाता है जो -1। यही हुआ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ जे इन RHS, ये कोएफिशिएंट ऑफ जे इन RHS, और उसको 0 से इक्वेट करना था, 0 से इक्वेट भी किया। तो ये जो इसलिए ने सॉल्व किया क्योंकि ये तो 0 में चला जाएगा, फिर ये भी 0 में ऐसे चला जाएगा, खाली ये बचेगा, यानी HIE माइनस ओमेगा स्क्वायर C HIE इंटू L1 प्लस L2
बराबर 0, एच ये ऑपोजिट कर दो, ओमेगा स्क्वायर सी एच आई ई L1 प्लस L2 बराबर एच आई कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L1 प्लस L2 इंटू सी, दैट इज ओमेगा बराबर जो उतना आ गया रूट। यही फॉर्मूला डिराइव करना था फ्रीक्वेंसी का। ये था हार्टली ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्लास